हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या जो ईपीएफओ के एग्जाम हुए हैं, इसमें जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं 2023 में, 24 में, 25 में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 22 लेक्चर वीडियो है, राइट। 21 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो जरूर इनको अंत तक देखिएगा एंड सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में मैंने डाले हैं तो इन सभी को देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कैपिटल बजटिंग के बारे में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, यानी रॉन्ग आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, कैश फ्लो बी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म, all costs and benefit are measured on cash basis, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलेवेंट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कैपिटल बजटिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बता दूं ये किस टॉपिक से है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैंने अपने चैनल पे भी डिटेल में पढ़ाया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बोलिए चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलिए, ठीक है। कंपनी के सामने जब इस टाइप का डिसीजन लेना हो कि कंपनी के सामने प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है एंड कंपनी को डिसीजन लेना हो कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है इसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, या कह लीजिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड ये जो चार स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सा फॉल्स है। तो एक एक करके मैं ये जो चारों स्टेटमेंट है ये आपके सामने इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी क्या दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन ए पे मैं बाद में आऊंगी, पहले ऑप्शन बी देखते हैं। तो ऑप्शन बी दिया गया है कि कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म, ठीक है, कि कैश फ्लो जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है इंक्रीमेंटल टर्म में। तो कैपिटल बजटिंग में कुछ 6 मेथड्स हैं, ठीक है। कैपिटल बजटिंग मैंने डिटेल में पढ़ाया, उसमें 6 मेथड हैं, तो वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि कैपिटल बजटिंग कंसीडर्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैश जो जनरेट होता है, ठीक है, या एक्स्ट्रा कैश जो हम खर्चा करते हैं जब कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जाता है, तो एक्स्ट्रा कैश जो जनरेट होता है इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा। तो हाँ कैश फ्लो ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है इस पे बेस्ड होता है कि कितना एक्स्ट्रा कैश आया या कितना एक्स्ट्रा कैश गया, ठीक है, इस पे बेस्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला ऑप्शन सी में दिया गया है कि ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड ऑन कैश बेसिस। तो हाँ, जितने भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा हो रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, जितना प्रोजेक्ट से इनफ्लो आ रहा है कैश का, इसको कैश बेसिस पे ही मेजर किया जाता है, यहाँ पे कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं होता है। जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह होता है यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, ठीक। तीसरा जो डी पॉइंट है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। डी पॉइंट क्या है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलेवेंट। तो हाँ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी जल्द से जल्द वो पैसा वो प्रोजेक्ट वापस कर रहा है ये बहुत मैटर करता है। जो प्रोजेक्ट जितनी जल्दी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वापस कर दे वो प्रोजेक्ट उतना अच्छा है। तो इसी और एक और बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर किया जाता है कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। तो यानी मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट डी सी बी सही है। लेकिन देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट में इसको संक कॉस्ट नहीं ट्रीट किया जाता है। तो देखिए संक कॉस्ट होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए सिंक संग संग, सिंक मतलब डूबना, संग मतलब जो डूब गया, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो आप कर चुके हैं आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या जो पास में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तो आपने ऑलरेडी कर दिया है ना, ठीक है, इसको तो रिकवर नहीं कर सकते, तो ये आपने कर दिया है, तो इट इज ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। इसको संक कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड संक कॉस्ट जो होती है इररिलेवेंट होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
इसमें फॉल्स पूछा था ना, तो ये फॉल्स है, यानी आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आईआरआर, अच्छा ये सीबी, ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इसमें 6 मेथड कुल होते हैं। इन मेथड को दो कैटेगरी में, मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इन मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक है डिस्काउंटेड मेथड और एक है नॉन डिस्काउंटेड मेथड। ठीक है, डिस्काउंटेड मेथड में आते हैं आपके एनपीवी मेथड, बहुत पॉपुलर मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर मेथड, ठीक है, ये सब मेथड इसमें आते हैं। फिर इधर आपका पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है, आपका एआरआर मेथड, ये सारी चीजें आते हैं। एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड भी होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन दो मेथड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी आईआरआर अगर किसी प्रोजेक्ट का इक्वल हो किसके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, अगर आईआरआर जो है वो किसके बराबर हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो, तो उस केस में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना क्या चीज सही है। तो प्रोजेक्ट हैज नो कैश फ्लो, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में ये जब आईआरआर मेथड, एनपीवी मेथड, ये सब जब पढ़ाया तो डिटेल में ये भी बताया है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या है, या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये किस तरीके से आईआरआर से कनेक्ट है, ये सब पढ़ाया है। तो वीडियो रेफर करेंगे और डिटेल में पता चलेगा। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आईआरआर होता क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट होता है एट विच एनपीवी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट होता है जिसपे एनपीवी क्या होती है, 0। ठीक, अब सवाल ये आता है व्हाट इज एनपीवी, एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैसे तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है। एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया तो जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, माइनस जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, आपका आएगा एनपीवी। ठीक, और अगर एनपीवी ग्रेट, वो अभी खैर बाद में बताऊंगी, एनपीवी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, एनपीवी लेस देन 0 होता है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है, एनपीवी इक्वल्स टू 0 होता है तो इनडिफरेंस पॉइंट मतलब होता है, और एनपीवी 0 पे जो डिस्काउंट रेट होता है उसे कहते हैं आईआरआर। ठीक, ये सब मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया है। तो इस सवाल में कह रहा है कि आईआरआर इज इक्वल, इस सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि इफ आईआरआर जो है अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है तो क्या होता है। तो बता दूं, अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलिए चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता है तो उस केस में एनपीवी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आईआरआर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या मैंने अभी बताया ना आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जिसपे एनपीवी क्या है, 0 है। तो आईआरआर जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है तो एनपीवी क्या है, 0 है। और एनपीवी है क्या, एनपीवी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये एनपीवी है। और अगर एनपीवी 0 हो जाएगी तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। एक मिनट मैं वो फॉर्मूला दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है, एनपीवी जो है क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और अगर ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो बस वही चीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया होगा आंसर, ये दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जब आईआरआर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एनपीवी 0 है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इक्वल्स टू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कितना कैश आ रहा है उसमें से माइनस करिए कितना कैश जा रहा है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, डालिएगा एनपीवी अकाउंटिंग मास्टर क्लास या नेट प्रेजेंट वैल्यू या कैपिटल बजटिंग अकाउंटिंग मास्टर क्लास मिल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कंडीशन, अगर एनपीवी पॉजिटिव है एक्सेप्ट करेंगे, 0 है इनडिफरेंट पॉइंट नेगेटिव है रिजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है, एंड आईआरआर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में बात करें तो आईआरआर अगर ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, बराबर है तो ब्रेक इवन पॉइंट है, और अगर लेस है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आंसर तो आपको समझ में आ गया ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने पढ़ा है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन है, बस देखने में ये जैसे लग रहा है कि इतनी सारी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज प्रेजेंटली ट्रेडेड एट 55 रुपीज, यानी एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर इस समय 55 रुपए पे बिक रहे हैं, एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। कंपनी जो है 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड है कि वो पे करेगी, यानी आगे वो 4 रुपए का डिविडेंड पे करेगी। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 8 रुपीज पर एनम, ठीक है। ये डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है एक्सपेक्टेड है कि कितना है, 8% पर एनम, ठीक है। इट्स प्लान टू रेज फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल, अब कंपनी ने प्लान किया है कि कुछ फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करेगी। द मर्चेंट बैंकर हैज सजेस्टेड दैट अंडर प्राइसिंग ऑफ ₹4 इज नेसेसरी। मर्चेंट बैंकर जो है उसने सजेस्ट किया है कि अच्छा, अब कंपनी जो है फ्रेश शेयर इशू करना चाह रही है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी ने एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया। तो मर्चेंट बैंकर ने कुछ सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया कि ऐसा करिए, एक तो सबसे पहले अंडर प्राइसिंग करिए ऑफ ₹4 इज नेसेसरी, 4 रुपए पहले तो अपने शेयर की प्राइस कम कर लीजिए, ठीक है। इज नेसेसरी इन प्राइसिंग द न्यू इशू, ठीक है, यानी 55 रुपए पे अभी शेयर आपका मार्केट में बिक रहा है, बट आपको न्यू शेयर इशू करने हैं, तो सबसे पहले तो इसकी 4 रुपए की अंडर प्राइसिंग कर लीजिए, 4 रुपए घटा लीजिए। इसके अलावा देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है, बिसाइड दिस इन्वॉल्विंग अ कॉस्ट ऑफ ₹1 पर शेयर ऑन मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इसके साथ ही 1 रुपए का और खर्चा होगा मिसलिनियस एक्सपेंसेस का, क्योंकि आप शेयर इशू करने जा रहे हैं, शेयर लोग परचेज करेंगे, पूरा प्रोसेस होगा, फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर, तो उसमें 1 रुपए का और खर्चा होगा, तो ये इसने बताया। तो आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, ये जो नए शेयर इशू करने जा रही है कंपनी, इसकी कॉस्ट बतानी है। लेकिन इसमें कुछ अजम्पशन लेके चलना है। क्या अजम्पशन, कि अज्यूम करना है जो डिविडेंड रेट है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कंपनी का जो न्यू शेयर कंपनी इशू करने जा रही है, न्यू इक्विटी शेयर इशू करने जा रही है, उसकी कॉस्ट क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर डिटेल में पढ़ाया है, इसके बहुत सारे मॉडल हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो उसमें डिविडेंड मॉडल मैंने पढ़ाया है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो अगर आपको निकालना है, तो ये जो मॉडल है ना, डिविडेंड मॉडल, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई NP प्लस G, ठीक है, जिसमें D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, यानी अगले साल जो कंपनी डिविडेंड देगी, ठीक है, तो यहाँ पे है एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, 4 रुपए देगी, ठीक है, तो वो आ गया D। और G कितना है, G इज द ग्रोथ रेट, और यहाँ पे अजम्पशन है ना, G कहाँ पे दिया है, ग्रोथ रेट ये है 8% पर एनम, ये ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब सवाल ये आता है व्हाट इज NP। एनपी क्या होता है, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स पर शेयर, एनपी मतलब होता है नेट प्रोसीड पर शेयर। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल फंड द कंपनी कीप्स आफ्टर पेइंग द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू इशू न्यू शेयर, यानी कितना पैसा है जो कंपनी अपने पास रखती है आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट, सारे खर्चे पे करने के बाद अपने पास कंपनी कितना पैसा रखती है। जब भी कोई न्यू शेयर इशू करती है तो अपने पास कंपनी कितना पैसा कंपनी को मिलेगा, ठीक है, सारे खर्चे पे करने के बाद, दैट इज एनपी, ठीक। तो सारे ही फिगर हमें पता है, तो एनपी वैसे निकाले। देखिए एनपी अभी शेयर की प्राइस मार्केट में कितनी है, 55 रुपए, लेकिन वो जो मर्चेंट बैंकर आपने अपॉइंट किया, कंपनी ने अपॉइंट किया, उसने क्या कहा कि पहले 4 रुपए कम कर लो, इतने हाई प्राइस पे शेयर मत इशू करो, तो 4 रुपए कम कर लिए गए। फिर खर्चा, शेयर इशू करेंगे उसमें खर्चा होगा, ठीक है, तो ये कॉस्ट को भी माइनस किया गया, तो कुल मिला के आ गया 50 रुपए, ठीक। तो एनपी इज 50 रुपी, और D1 कितना है, 4 रुपए, ग्रोथ रेट कितना है, 8%, सारे फिगर पता चल गए, उठा के पुट करो। K इक्वल्स टू 4, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 4 रुपए, एनपी 50, 8%, ग्रोथ रेट, सारे फिगर उठा के पुट करो, यू विल गेट 16%, आपका आंसर आ जाएगा 16%। ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जहां पर ये मैंने डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें जहां पे मैंने लिवरेज पढ़ाया है, 3 टाइप के लिवरेज होते हैं, ठीक है,
तो लिवरेज जहां पे मैंने पढ़ाया है उसी में आगे ये टॉपिक आता है, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस आता है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एंड इनडिफरेंस पॉइंट की ये प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कहूंगी कि वीडियो लेक्चर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतनी आसानी से किताबों से समझ में नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू प्रोजेक्ट विद अ कॉस्ट ऑफ 60 लाख। एक कंपनी प्लान कर रही है कि एक प्रोजेक्ट सेटअप करेगी, 60 लाख उसकी कॉस्ट है। अब कंपनी के सामने दो ऑल्टरनेटिव है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के दो ऑल्टरनेटिव हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि कंपनी पूरे 100% यानी पूरे 60 लाख रुपए कहां से फाइनेंस कर ले, शेयर इशू करके, इक्विटी फाइनेंस कर ले। ऑल्टरनेटिव 2 क्या है, डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी डेप्ट एंड इक्विटी का जो फाइनेंस करे वो किस में करे, 2:1 के रेशियो में करे। मतलब ये जो 60 लाख रुपए है इसमें डेप्ट का पोर्शन 2 ज्यादा, मतलब डबल डेप्ट का पोर्शन रखे, 2:1 के रेशियो में, मतलब इसमें डिवाइड करे, डेप्ट 2/3 कर ले, डेप्ट क्या करे 2/3 और इक्विटी का पोर्शन क्या रखे 1/3। ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि इंटरेस्ट रेट कितना है 18% ऑन डेप्ट एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन डिफरेंस पॉइंट, ठीक है, बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव मेथड। ये जो दो ऑल्टरनेटिव मेथड है इनमें इन डिफरेंस पॉइंट आपको बताना है, ठीक। तो इन डिफरेंस पॉइंट बताएंगे तो तभी ना, जब आपको पता होगा कि इन डिफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो पहले हम समझते हैं इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में मैंने डिटेल में बताया कि इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है। इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी का वो पॉइंट होता है एट विच ईपीएस ऑफ टू कह लीजिए फाइनेंसिंग प्लान इज सेम। दो फाइनेंसिंग के प्लान है, यहां पे भी देखिए दो प्लान है ना, एक ऑल्टरनेटिव 1 है, एक ऑल्टरनेटिव 2 है। तो इन डिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो इन डिफरेंस पॉइंट वो लेवल होता है ईबीआईटी का जिसपे ईपीएस, यानी आप ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो करें चाहे सेकंड फॉलो करें, ईपीएस दोनों में सेम आए, ठीक है। तो जिस ईबीआईटी लेवल पे दोनों का सेम आता है ना, उसी को कहते हैं इन डिफरेंस पॉइंट, ठीक है। एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो इन डिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी का वो पॉइंट होता है एट विच अर्निंग पर शेयर रिमेन सेम। अर्निंग पर शेयर सेम होता है दो या दो से ज्यादा फाइनेंसिंग प्लान का। इस पॉइंट पे कंपनी इज इनडिफरेंट। इस पॉइंट पे कंपनी क्या होती है, इनडिफरेंट होती है, या कह लीजिए कंपनी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। इन दोनों में ही ईपीएस सेम होता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट, ये इनडिफरेंस पॉइंट पे कंपनी इनडिफरेंट होती है बिटवीन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, क्योंकि शेयर होल्डर को सेम ईपीएस मिल रहा है, चाहे फाइनेंशियल प्लान 1 लीजिए चाहे सेकंड लीजिए, दोनों पे ईपीएस क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इनडिफरेंस पॉइंट। अब इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये ईपीएस का फॉर्मूला है, तो ईपीएस सेम होता है ना, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी माइनस I1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस टी माइनस PD1 डिवाइडेड बाई N1। अभी से बता रही हूँ क्या है, ईबीआईटी माइनस I2, ये फाइनेंसिंग प्लान 1 है, ये ऑल्टरनेटिव 1 है, ये ऑल्टरनेटिव 2 है, ठीक है। 1 माइनस टी माइनस PD2 डिवाइड बाई N2। N1 N2 क्या है, N1 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो ऑल्टरनेटिव 1 में, N2 क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑल्टरनेटिव 2 में, ठीक है। ईबीआईटी क्या है, समझ रहे होंगे, ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। आई क्या है, इंटरेस्ट रेट, पहले ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट क्या है, दूसरे केस में इंटरेस्ट रेट क्या है। टी क्या है, टैक्स रेट, दोनों केस में बराबर है। PD1 क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले ऑल्टरनेटिव में दूसरे ऑल्टरनेटिव में, ठीक। तो ये सारी जानकारी है, क्वेश्चन करना शुरू करें। तो देखिए सबसे पहले कितना फाइनेंस करना है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 60 लाख, ठीक है। ऑल्टरनेटिव 1 कह रहा क्या कह रहा है कि पूरे 60 लाख रुपए कहां से आए, इक्विटी से आए, ठीक है। पहला ऑल्टरनेटिव यही कह रहा है ना, यानी इक्विटी कितना 60 लाख की, डेप्ट कितना 0। अब इसमें एक अजम्पशन लेते हैं कि लेट सपोज द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर 100 रुपए है, यानी एक जो शेयर है वो 100 रुपए का है। तो नंबर ऑफ शेयर मुझे पता करना है, तो क्या करें, 60 लाख डिवाइड बाई 100 यानी 60,000, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 60,000। तो इस फॉर्मूले में ये ऑल्टरनेटिव, ये कह लीजिए केस 1 है एंड दिस इज केस 2। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है ऑल इक्विटी, पूरा पैसा इक्विटी से उठाएंगे।
केस 2 क्या कहता है कि 2:1 के रेशियो में करेंगे। ठीक है, तो हमें N1 N2 पता करना है ना, तो वही पहले मैं पता कर रही हूँ। तो N1 कितना आया 60,000 शेयर। N2 देखते हैं, तो दूसरा केस क्या है, डेप्ट इक्विटी का रेशियो क्या हो 2:1। टोटल फाइनेंस कितना चाहिए 60 लाख का चाहिए। तो 60 लाख में डेप्ट कितना चाहिए 2:1 का है ना, तो डेप्ट कितना होगा 2/3, इक्विटी कितना होगा 1/3। तो डेप्ट कितना होगा 60 लाख का 2/3 यानी 40,000, इक्विटी कितना है 60 लाख का 1/3 यानी 20,000। ये हो गया डेप्ट और इक्विटी का। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है इसकी बात करें तो ये तो डेप्ट का पोर्शन है ना, ये तो डेप्ट का पोर्शन है। तो इक्विटी की बात करें तो ये क्या है 20 लाख, 20 लाख शेयर। यहाँ पे भी फेस वैल्यू एज्यूम करते हैं, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 20 लाख डिवाइड बाय 100 यानी 20,000 शेयर। ठीक है, तो हमारा N2 भी निकल के आ गया। N1 कितना है 60,000, N2 कितना है 20,000, नंबर ऑफ शेयर 20,000। ठीक है, और कुछ चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ चाहिए, टी तो कट, 1 - t 1 - t तो कट जाएगा। और क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट कितना है क्वेश्चन में देख के बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% ऑन डेप्ट। तो पहले तो डेप्ट कितना है, डेप्ट कितना है, एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। डेप्ट कितना है 40 लाख, डेप्ट कितना है 40 लाख है। ठीक है, अब 40 लाख का क्या करेंगे 18%। ठीक है, यहां से निकलेगा इंटरेस्ट, तो 40 लाख का 18% किया, कैलकुलेशन किया 7,20,000, ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक, सारे फिगर पता चल गए, उठा के फॉर्मूले में पुट करिए। ईबीआईटी, यहां से ईबीआईटी निकालेंगे, ईबीआईटी 1 - t डिवाइडेड बाई N1। अच्छा PD1 तो है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात है ही नहीं, तो उसे काट दिया है। ठीक है, ईबीआईटी माइनस आई, ये क्या है, ये 100% इक्विटी है ना, इसलिए यहाँ पे आई का तो केस ही नहीं है। यहाँ पे आई है क्योंकि यहाँ पे आई बेसिकली जीरो है, कोई डेप्ट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कहां से आएगा 1 - t। तो 1 - t दोनों तरफ काट देंगे तो क्या आएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई 60,000, इधर ईबीआईटी माइनस 7,20,000 डिवाइड बाई 20,000। और अब आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 10,80,000। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पे कोई क्वेश्चन आए तो यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान होते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। अगले लेक्चर पे हम लोग आगे लेक्चर नंबर 23, ठीक है, आगे हम यहाँ से क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।